तो आज थोड़ी-सी बात करेंगे ट्रॉमा, ट्रॉमा के बारे में। ट्रॉमा का मतलब कोई दुर्घटना हुई, अंदर कोई सदमा पहुँच गया या ज़िंदगी ऐसी है कि रोज़-रोज़ ही थोड़ा-थोड़ा सदमे वाली स्थितियाँ आती रहती हैं, मतलब धक्का लगता रहता है और मन खराब होता रहता है, मन में डर आता रहता है, व्याकुलता आती रहती है, स्ट्रेस बढ़ता रहता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे बच्चे जो स्कूल जाते हैं, उनका ये एक्सपीरियंस है कि जो स्कूली शिक्षा है, वो वो ज़िंदगी में ये चीज़ें भरती रहती है रोज़-रोज़, रोज़-रोज़ डर, असुरक्षा, व्याकुलता, घबराहट इनसिक्योरिटी, ये जितनी भी चीज़ें हैं और तब इनसे जुड़ी हुई जो और बहुत सारी नेगेटिव इमोशंस हैं, उनसे रोज़-रोज़ जब बच्चा गुज़रे तो उसकी ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ता है? क्योंकि ये बात तब केवल बचपन तक सीमित नहीं रहती। वो ज़िंदगी भर उसकी छाप रहती है और अगर घर में भी ऐसा वातावरण है, घर में वायलेंस है, माता-पिता के बीच या परिवार के और सदस्यों के कारण या पढ़ाई का बहुत ज़्यादा ज़ोर है, माता-पिता बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते रहते हैं बच्चे के ऊपर, तो और बच्चे को रोज़ फिर उससे गुज़रना पड़ता है। स्ट्रेसफुल सिचुएशंस, तो फिर उसका व्यक्तित्व कैसा बनता है? मैंने थोड़ा-सा देखा कि वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं इसमें। तो वैज्ञानिक कहते हैं कि जब बार बच्चा इससे गुज़रता है, ये नेगेटिव इमोशंस से, ट्रॉमा के कारण या स्ट्रेस के कारण, तो उसके ब्रेन की जब छानबीन अगर आप करें, तो ये है आपका दिमाग का आगे वाला हिस्सा, ये जो हिस्सा है, वो उसमें विवेक है। वो इमोशंस को, थॉट्स को, एक्शंस को रेगुलेट करता है, ये वाला। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स भी कह सकते हैं, इनके अलग-अलग नाम हैं, अलग-अलग एंगल से जब आप देखो, तो ये वाला एक हिस्सा है। इस हिस्से में अगर न्यूरॉन्स के अच्छे नेटवर्क्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि विकास हो रहा है बच्चे का। वो जहाँ भी अच्छा डिसीज़न लेने वाली बात है, क्रिएटिविटी वाली बात है कुछ नया सोचना है, कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई नया समाधान चाहिए, पुराने समाधान काम नहीं आ रहे। तो अगर यहाँ न्यूरॉन्स का नेटवर्क काफ़ी अच्छा है, इसका मतलब उस बच्चे का डेवलपमेंट ठीक से हो रहा है। और मतलब कोई बच्चा जैसे अब थोड़ा-थोड़ा 15-16 साल का हो गया, आपने ये चेक किया, फिर 20-25 का हो गया, आपने ये चेक किया। तो ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स में जितना न्यूरॉन्स का नेटवर्क अच्छा होगा, उतना उसका अच्छा विकास हुआ है, वो अच्छे फैसले ले पाएगा, इमोशंस के साथ डील कर पाएगा और स्ट्रेसफुल सिचुएशन जिनको बोलते हैं, उसको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा है ये, जो मैंने ब्राउन से बनाया है, इसको बोलते हैं एमिग्डाला। ये एमिग्डाला एक काफ़ी बड़े एरिया का हिस्सा है, लेकिन इसका काम है कि सर्वाइवल, मतलब कैसे सर्वाइव करें किसी स्थिति में। तो जो फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स है, उसके साथ ये काम करता है। फाइट और फ्लाइट का मतलब कि संकट आ गया तो जानवर क्या करते हैं? कोई दुश्मन आ गया, कोई बड़ा जानवर आ गया, आपको मारने वाला है, तो या तो आप लड़ोगे या तो आप भाग जाओगे, 2 ही तरीके हैं बचने के। तो ये उन केमिकल्स को ट्रिगर करता है, बनाता है शरीर में बड़ी तेज़ी से, जो फाइट
और फ्लाइट से जुड़े हुए हैं। और फिर पाया गया कि इस एरिया में न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स बहुत घने हैं। उस आदमी के जो बहुत साल बचपन के स्ट्रेस में गुज़ार मतलब स्ट्रेस से गुज़रा जो, तो ये घने का मतलब कि यहाँ ज़्यादा काम हो रहा है। तो काम क्या हो रहा है? ये एमिग्डाला क्या करेगा? ये बनाता है इन 2 केमिकल्स को। ये थोड़ा बनाने में मुझे मज़ा आता है, इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री वालों के लिए थोड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है। तो एक तो ये है कॉर्टिज़ोल, जिसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया। एक है एड्रेनालिन। ये जो दोनों के दोनों केमिकल हैं, हार्मोन्स हैं, इन दोनों को ये एमिग्डाला बनाता है संकट से डील करने के लिए। तो ये करते क्या हैं, जब ये बनते हैं शरीर में बहुत ज़्यादा, तो मांसपेशियों में खून ज़्यादा जाता है। फाइट और फ्लाइट के लिए क्या चाहिए? शरीर तगड़ा चाहिए ना, तो मांसपेशियाँ काम करती हैं। लड़ना है तब भी और भागना है तभी भी। तो ये मांसपेशियों में खून ज़्यादा जाने लगता है, बहुत ज़्यादा। तो ब्रेन में खून कम जाएगा और और जो अंग हैं, उनमें फिर गड़बड़ होनी शुरू होती है, क्योंकि ये परमानेंट जैसा हो जाता है। मतलब एक तो है कि उसी समय ये बनाए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति किसी की है कि वो इतने साल स्ट्रेस से गुज़रा कि यहाँ जो वायरिंग है, न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क है, वो बहुत घना बन गया, लगभग परमानेंट। तो ये लगभग हर ही समय, मतलब ज़्यादातर स्थितियाँ जो कि नॉर्मल भी हैं, इसकी इंटरप्रिटेशन ये होती है कि खतरा हो सकता है। और खतरा हो सकता है तो ये 2 केमिकल्स बनेंगे, ज़्यादा बनाना शुरू कर देता है, जहाँ ज़रूरत नहीं भी है। तो फिर क्या होगा? ब्लड ज़्यादा आपकी मांसपेशियों में जाना शुरू कर देता है। उसका रिज़ल्ट क्या होता है? तो रिज़ल्ट ये होता है कि आपके ब्रेन का जो थिंकिंग वाला पार्ट है, ये वाला, ये थोड़ा वीक हो जाता है। अच्छा, हार्ट हार्ट कमज़ोर हो जाता है ऐसे व्यक्ति का। ब्लड प्रेशर, क्योंकि ब्लड को पंप कर रहा है, ये जो हार्मोन्स हैं ये यही काम करते हैं, ये कॉर्टिज़ोल और ये जो दूसरा मैंने बताया एड्रेनालिन। दूसरा क्या रिज़ल्ट है? इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा, इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा और उसके कारण ये डायबिटीज़ और ये जो एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, वायरल इन्फेक्शन, कोई बीमारी है तो इन लोगों को ज़्यादा होगी, क्योंकि इम्यून सिस्टम तो कमज़ोर हो गया। एक टेलोमियर्स छोटे पड़ने लगते हैं। अब टेलोमियर्स क्या होते हैं? टेलोमियर्स होते हैं, ये हमारी कोशिका है, ये मान लीजिए कोशिका है और ये कोशिका के सेंटर वाला हिस्सा है। तो जो कोशिका के सेंटर वाला हिस्सा है, उसमें डीएनए होता है हमारा। डीएनए होता है इन पैकेटों के अंदर और ये 23 होते हैं, ये डबल-डबल, एक में 2-2 होते हैं पैकेट, 23 इनको बोलते हैं क्रोमोसोम। इन क्रोमोसोम के अंदर पैक्ड होता है हमारा डीएनए और क्रोमोसोम में से एक को अगर हम लें तो उसकी शक्ल ऐसी होती है। एक जोड़ा, मतलब ये जोड़ा है और इसके एंड में ये जो मैंने ये गुलाबी, लाल गुलाबी बनाए हैं, टोपी जैसे, जैसे जूते के तस्मे के किनारे पे होता है एक मेटल का, ताकि वो फटे नहीं, कुछ ऐसा समझ लीजिए। इसको बोलते हैं ये टेलोमियर, टेलोमियर। तो जब सेल डिवाइड होता है, एक कोशिका की, जब ये कोशिका है, इसकी जब डबल बनेगी, तो उस डबल बनने में उस समय ये क्रोमोसोम से सारी चीज़ें डबल-डबल बनेंगी, दूसरी कोशिका बन रही है, तो इन्हीं की एक और कॉपी बन के दूसरा सेल बनेगा। तो उस समय जब ये दूसरा बनता है, तो ये टोपियाँ थोड़ा छोटी हो जाती हैं, टेलोमियर्स। हर बार जब हमारा सेल डिवाइड होता है, तो टेलोमियर्स थोड़ा छोटे पड़ जाते हैं और कहते हैं कि यही हमारे बूढ़े होने का कारण है। जिसके टेलोमियर्स की एक श्रिंक करने की गति कम होगी,
उसकी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी होगी। तो जो लोग ये बचपन में ट्रॉमा से, इतना ज़्यादा स्ट्रेस से गुज़रे होते हैं, उनके टीलोमियर्स बहुत तेज़ी से छोटे पड़ते जाते हैं, यानी कि उनकी उम्र कम होगी। इस पे एलिज़ाबेथ ब्लैकबर्न एक साइंटिस्ट हैं, उनको नोबेल अवार्ड मिला था इसी बात पे। उसने ये साबित किया मेडिटेशन से ये जो टीलोमियर्स हैं, इनकी श्रिंक होने की गति बहुत कम हो सकती है। तो ये तो थी प्रॉब्लम। और तो समाधान क्या है? तो एक समाधान तो मैंने अभी बता दिया। ये जो एलिज़ाबेथ ब्लैकबर्न जिसको नोबेल अवार्ड मिला, उसने ये साबित कर दिया कि मेडिटेशन से ये जो टीलोमियर्स हैं, इनके छोटे होने की गति कम हो जाती है। तो हमारी ज़िंदगी थोड़ा लंबी होगी, और भी फ़ंक्शन होंगे इसके। जीवन की लंबाई एक चीज़ है, और भी फ़ंक्शन होंगे। तो अब कोई बड़ा हो गया, अब ऐसे कई सारे केसेस मिलते हैं, बड़े हो गए और ज़िंदगी में कोई रस ही नहीं है। जॉब भी ठीक-ठाक लग गई, पैसे भी कमा रहे हैं। एक मेरे लिए कमेंट में कुछ दिन पहले एक दोस्त ने किसी बाहर के देश से, तो वो कहने लगा कि सर जी मैं बहुत पैसे कमा रहा हूँ, लेकिन बहुत परेशान हूँ, बहुत दुखी हूँ, अपने देश की याद आ रही है, अपने गाँव की, किसी गाँव का है। अरे मैंने कहा यार सब छोड़-छाड़ के आ जा तू, जो बची हुई ज़िंदगी है और थोड़ा ढंग से जी। अब पैसे तूने कमा ही लिए होंगे, वो उससे काम चल जाएगा, कुछ यहाँ भी कर लेना आके। क्यों ज़बरदस्ती वहाँ पड़े हुए हो? लेकिन अब डिसीज़न लेने की शक्ति भी वीक पड़ जाती है, रिस्क लेने की शक्ति वीक पड़ जाती है, छोटी-छोटी बातों में तनाव होने लगता है। अब आप किसी ऑफ़िस में काम कर रहे हैं, किसी ने बोला कि बॉस ने बुलाया आपको, तो अब बॉस ने जिसको बुलाया अगर वो इस तरीके का इंसान है तो एकदम से उसके पेट में छाती में कुछ-कुछ होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि वो एड्रेनालिन और कॉर्टिसोल वो सबसे पहले वो बनेंगे। क्योंकि ये एक नई-नई सिचुएशन है। नई सिचुएशन है तो अच्छी भी हो सकती है, ये नहीं होती इंटरप्रिटेशन ऐसे व्यक्ति की। वो ये होती है कि नई सिचुएशन है तो पता नहीं क्या खतरा है, फाइट और फ्लाइट ये वाला मोड। अब वो जाते अब दिमाग में थॉट्स आने लग गए बड़ी तेज़ी से, हार्ट कमज़ोर होता है ऐसे लोगों का, दिल धड़कने लगा बड़ी तेज़ी से, खलबली मचने लगी, अब पता नहीं क्या होगा? सारा याद कर रहा है कि क्या ग गड़बड़ की होगी मैंने, किसी ने मेरी शिकायत लगाई होगी, अब क्या होगा अब क्या होगा? डरते-डरते जाता है अंदर कि मे आई कम इन सर? और अब बॉस बोलते हैं कि यार तुम बहुत दिनों से बोल रहे थे ना कि मेरा ट्रांसफ़र दूसरे डिपार्टमेंट में कर दो, तो फाइनली खुशखबरी आपके लिए कल से आप जॉइन कर लेना। हाँ, बाप ने लेकिन इससे भी अक्ल नहीं आती। उस समय तो ये राहत मिली और थोड़ा-सा आप ठीक हो गए, लेकिन कोई भी अज्ञात जो स्थिति है, उसकी इंटरप्रिटेशन 2 प्रकार की हो सकती है। जिसके अंदर ये प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काफ़ी डेवलप्ड है जिसका, इसमें दोनों आ जाते हैं लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन, कॉर्पस कैलोसम जो बीच में लिंक है, पुल है दोनों के बीच में, सारा ही समृद्ध। अगर है, तो वो नई सिचुएशन को नए तरीके से भी जैसे कोई नई खिड़की खुल रही है पता नहीं क्या है, उसमें जिज्ञासा भी हो सकती है, पॉज़िटिव जिज्ञासा। लेकिन ये जो इंसान है जो सर्वाइवल मोड में जीता है कि मैं कैसे बचूँ, खतरा है, उसको खतरा ही खतरा नज़र आता है। उपाय क्या है? मेडिटेशन। सबसे बढ़िया लाख दुखों की एक दवा मेडिटेशन। लेकिन ये मैं बार-बार कहता हूँ भाई मेडिटेशन का मतलब ये नहीं कि लाइफ़स्टाइल वही रहेगा आपका और बैठ भी जाओ थोड़ी देर मेडिटेशन में, ये नहीं, तब मेडिटेशन काम नहीं करेगा। मेडिटेशन से जुड़ी हुई सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो है शील, शील में आ जाते हैं ये ब्रह्मचर्य है और शील आप जानते हैं झूठ नहीं बोलना, हिंसा नहीं करना इत्यादि, इत्यादि। पारमिताएँ, पारमिताएँ क्या होती हैं? जैसे कि विनम्रता, कृतज्ञता, निस्वार्थ सेवा, इनका देखना पड़ेगा कैसे करके अभ्यास करें, इतना आसान नहीं है। छोटी-छोटी चीज़ों में आप ये कर सकते हो। कंपैशन, कंपैशन आप टॉयलेट में गए और वहाँ आपने देखा
कि वहाँ चींटी है पॉट के अंदर और वो तो मर जाएगी। तो आप कोई चीज़ लाए, कोई सूखी पत्ती लाई या कुछ भी, आपने उस चींटी को बाहर निकाला। कोई कंपैशन की फीलिंग नहीं आ रही अभी क्योंकि उसकी आदत नहीं है आपको, लेकिन आपने उसको बचा दिया। आपने ये सोच लिया कि मैं कोई भी अच्छा काम कर सकूँ, चाहे फीलिंग अच्छी आए ना आए, मैं करूँगा। धीरे, धीरे, धीरे कंपैशन की फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। वो कहते हैं ना मज़ाक-मज़ाक में अच्छा काम करना शुरू कर दो, तो धीरे, धीरे, धीरे वो अच्छा काम आपके स्वभाव का हिस्सा बन सकता है। तो मेडिटेशन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी हैं, शील है, पारमिताएँ हैं और एक्सरसाइज़ भई बहुत ज़रूरी है। फिज़िकल एक्सरसाइज़, थोड़ा प्राणायाम कीजिए, थोड़ा और एक्सरसाइज़ कोई योगा के पोस्चर करो ना करो लेकिन डांस तो कर ही लो। आधा घंटा इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक अपनी मनपसंद का कोई अगर आपको म्यूज़िक पसंद नहीं आता तो ट्राई करो, कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट पसंद वोकल नहीं, वोकल में शब्द होते हैं फिर उसके मीनिंग होते हैं तो वो भटका देते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक कोई वायलिन हो, कोई बांसुरी हो, थोड़ा फ़ास्ट वाला लगा दीजिए शुरू में या जो भी पसंद हो उसपे आप डांसिंग मूवमेंट्स कीजिए, बहुत कमाल की एक्सरसाइज़ है। एक लाफिंग अगर आप अकेले रहते हो, तो एक लाफिंग एक्सरसाइज़ है। मज़ाक-मज़ाक में हँसिए बहुत ज़ोर-ज़ोर से और धीरे, धीरे, धीरे अगर 2 मिनट आप मज़ाक-मज़ाक में हँस गए तो सचमुच का होने लगता है। तो अभी कुछ लोग कहते हैं कि 7 मिनट अगर आप हँस गए बहुत ज़ोर के, नकली हँसी से शुरू कीजिए और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो असली बनती जाती है और उससे बहुत गहरा प्राणायाम और बहुत अच्छा असर होता है कि शरीर तो ये भी एक आप कर सकते हो। खान-पान, इस पे बहुत कम लोग आजकल ध्यान दे रहे हैं। प्रोसेस्ड फूड मत खाइए, प्रोसेस्ड में क्या आता है? आपके नूडल्स हैं, ये पहले से पैकेट में जितनी चीज़ें रहती हैं खाने की जैसे कि नमकीन है, चिप्स हैं, जितने प्रकार की चीज़ें हैं, उनको छोड़ दीजिए आप। सिंपल सब्ज़ी, रोटी, दाल-भात। ब्रेड मत खाइए, वो भी ठीक नहीं है। रोटी खाओ, सब्ज़ी, रोटी, दाल-भात, सलाद, फल और अंकुरित मूँग, दूध पैकेट वाला खरीदते हो आप तो फिर बहुत खतरा है। पहले पता करो उसमें क्या-क्या है। पैकेट वाले दूध की जितने मैंने रिसर्च की उसमें बहुत सारे प्रिज़र्वेटिव्स होते हैं और वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वो नहीं, अंकुरित मूँग ले लो आप। वो बहुत अच्छा है उसमें विटामिन बी 12 वगैरह भी मिल जाता है। तो आप दूध वैसे नहीं भी लोगे, इसको ले लोगे तो चलेगा। ये सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखोगे तो जितनी चीज़ें हैं ये दिमाग से जुड़ी हुई डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, ओसीडी, अल्ज़ाइमर्स डिज़ीज़ डिमेंशिया और ये आपका ये पीटीएसडी ये पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर वगैरह-वगैरह ये जितनी भी चीज़ें हैं, इन सब पे ड्रामेटिक स्पीड से असर पड़ेगा और आप बहुत जल्दी ठीक होने शुरू हो जाएँगे।